हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 23 करेंगे। तो पिछले लेक्चर दैट इज जीओसी लेक्चर नंबर 22 में हम लोगों ने शुरू किया था हाइपर कंजुगेशन। तो व्हाट इज द हाइपर कंजुगेशन? हाइपर कंजुगेशन क्या है? तो हाइपर मतलब एक्सेसिव, कंजुगेशन मतलब डीलोकलाइजेशन। हाइपर कंजुगेशन मतलब एक्सेसिव डीलोकलाइजेशन। तो व्हाट इज द हाइपर कंजुगेशन? हाइपर कंजुगेशन क्या है? तो व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड, व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड आर इन कंजुगेशन विथ पाई बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज या ऑड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। तो जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर अल्फा CH बॉन्ड की कंजुगेशन करता है, डीलोकलाइजेशन करता है पाई बॉन्ड के साथ या पॉजिटिव चार्ज या ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ, दैट इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। तो ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन के कारण देयर इज नो कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हाइपर कंजुगेशन के कारण कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं होती है, इसलिए हम लोग इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन के कारण कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई कोवलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हाइड्रोजन स्ट्रक्चर से फ्री है, हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर से फ्री है। नहीं, हाइड्रोजन इज नॉट फ्री फ्रॉम हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर ड्यू टू सम आयनिक कैरेक्टर। तो जो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होती है वो इक्वल होती है नंबर ऑफ अल्फा CH के। जितनी ज़्यादा अल्फा CH होगी उतनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगी, मतलब उतनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर की संख्या होगी। ऑब्वियसली हाइपर कंजुगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्मा p ऑर्बिटल कंजुगेशन, क्योंकि यहाँ पर अल्फा कार्बन के CH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन हो जाती है, माइग्रेशन हो जाती है एडजेसेंट कार्बन के वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। तो ऑब्वियसली हाइपर कंजुगेशन को सिग्मा p ऑर्बिटल कंजुगेशन भी कहा जाता है। जितनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होती है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो हाइपर कंजुगेशन होने से क्या होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्कीन या कार्बोकैटायन या कार्बोफिलेट का डिक्रीज करती है। जितनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगी उतनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रक्चर की पोटेंशियल एनर्जी घटती है, मतलब अल्कीन या कार्बोकैटायन या रेडिकल की पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब सिंपल कहते हैं कि नंबर ऑफ जो स्टेबिलिटी होती है अल्कीन की या कार्बोकैटायन की या रेडिकल की, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा CH के। ध्यान दीजिए, हाइपर कंजुगेशन एक वीकर इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू मेजोमेरिक इफेक्ट, लेकिन स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो हाइपर कंजुगेशन वीकर होता है मेजोमेरिक इफेक्ट से, लेकिन स्ट्रॉन्गर होता है इंडक्टिव इफेक्ट से। हाइपर कंजुगेशन के कारण कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन होने के लिए कंडीशन क्या है? तो स्पेसीज के पास एक sp2 हाइब्रिड कार्बन होना चाहिए और उसके पास अल्फा CH होना चाहिए, कम से कम एक अल्फा CH होना चाहिए, तो हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। तो टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन आपको मैंने बताया था। सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन, व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्फा CH बॉन्ड आर इन कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड ऑफ अल्कीन इज कॉल्ड सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन। फिर आपको मैंने बताया था, ध्यान दीजिए, सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन इन अल्कीन में, तो सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन होने के कारण क्या होता है? तो अल्कीन की जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होती है, जिसके कारण अल्कीन की बॉन्ड ऑर्डर घट जाती है और कहिए कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाती है। जितनी ज़्यादा सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन होगी उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी घटेगी अल्कीन की, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा CH के। फिर बताए थे हाइपर कंजुगेशन के कारण दूसरा था सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हाइपर कंजुगेशन। जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्फा CH बॉन्ड कंजुगेशन करता है sp2 हाइब्रिड कार्बोकैटायन के साथ, तो सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हाइपर कंजुगेशन कहलाता है। जितनी ज़्यादा सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हाइपर कंजुगेशन होगी पोटेंशियल एनर्जी कार्बोकैटायन की घटेगी, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। फिर सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन हाइपर कंजुगेशन, व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड कंजुगेशन करता है ऑब्वियसली कार्बन रेडिकल के ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ, तो वो क्या कहलाता है? सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन हाइपर कंजुगेशन। तो इस पर आप लोगों को एग्जाम्पल बता रहे थे कि फाइंड नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड टेकिंग पार्ट इन हाइपर कंजुगेशन। तो उसमें फर्स्ट 5 को आपको मैंने
नंबर ऑफ अल्फा सी एच बॉन्ड टेकिंग पार्ट इन हाइपर कन्जुगेशन। तो इस पर एग्जाम्पल बता रहे थे, इसमें 5 तक बताए थे। यदि किन्हीं का छूटा है तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए, है ना, जीओसी प्लेलिस्ट में जाइए, जीओसी में जाइए और लेक्चर नंबर 22 देख जाइए, तभी इसमें आइएगा। आज के लेक्चर देखने से पहले आपको सर्टेनली लेक्चर नंबर 22 देखी होनी चाहिए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आनी है। तो बिना लेक्चर 22 को ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आनी, इसलिए पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए और लेक्चर नंबर 22 को देख जाइए, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 22 में 5 तक मैंने बताया था, उसमें एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को करने के लिए। फाइंड नंबर ऑफ अल्फा सी एच बॉन्ड टेकिंग पार्ट इन हाइपर कन्जुगेशन। कह बताइए कितनी अल्फा सी एच बॉन्ड इसमें हाइपर कन्जुगेशन में भाग लेगी। तो बेसिक यहाँ पर ये अल्कीन है, ये अल्कीन मतलब sp2 हाइब्रिड कार्बन। तो sp2 हाइब्रिड कार्बन के अल्फा कार्बन पर मतलब sp2 हाइब्रिड कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड होता है जितना अल्फा सी एच है। तो यहाँ पर एक कार्बन है, इस कार्बन की 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दिख रही है, मतलब यहाँ 2 अल्फा सी एच है। उस तरह से ये भी sp2 हाइब्रिड कार्बन है ना, sp2 हाइब्रिड कार्बन है। तो sp2 हाइब्रिड कार्बन जितनी सी एच से बॉन्डेड होगा वह उसका अल्फा सी एच हुआ। तो ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, अल्कीन का sp2 हाइब्रिड कार्बन है। इससे कितना अल्फा, तो ये अल्कीन का ये अल्फा कार्बन होगा। ये अल्फा सी एच कितनी हो गई, यहाँ अल्फा सी एच कितनी हो गई, तो ये 2 हो गई, है ना, 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दिख रही, मतलब 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर। तो अल्फा सी एच बॉन्ड की संख्या कितना, तो यहाँ पर अल्फा सी एच कितनी होगी, तो ये 4 हो गई। उस तरह से यहाँ पर आई इस अल्कीन में, ये अल्कीन है, ये अल्कीन है डायरेक्ट, ये अल्कीन की ये क्या हुई थी, अल्फा कार्बन। अल्कीन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है अल्फा कार्बन, अल्कीन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है अल्फा कार्बन। इसके पास तो ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है अल्कीन की, इसे जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है, sp2 हाइब्रिड कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है अल्फा कार्बन। sp2 हाइब्रिड कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है अल्फा कार्बन। sp2 हाइब्रिड कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है अल्फा कार्बन हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी सी एच है, तो यहाँ किस कार्बन की 2 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही है, मतलब 1 सी एच होगी, 2 सी एच होगी। इस कार्बन के पास ऑब्वियसली 2 सी एच होगी, इस कार्बन के पास 3, तो ये कितना हो गया, 3 2 5 2 7, यहाँ पर 7 अल्फा सी एच होगी, ठीक है। उस तरह से यहाँ पर आइए, ये अल्कीन है, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होता है अल्फा कार्बन हो गया। ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, इससे जो डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन। यहाँ पर कितना सी एच बॉन्ड होगा, तो इस कार्बन की ध्यान, इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही, मतलब एक हाइड्रोजन छुपी हुई है। ये आपका क्या हुआ, तो sp2 हाइब्रिड कार्बन हुआ। तो sp2 हाइब्रिड कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन हुआ। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन पर कितना सी एच बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दिख रही है, मतलब 2 हाइड्रोजन छुपी हुई है। ध्यान दीजिए, sp2 हाइब्रिड कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, इस पर अल्फा सी एच बॉन्ड कितनी है, तो 2। sp2 हाइब्रिड कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन हुए अल्फा कार्बन, यहाँ पर सी एच बॉन्ड कितना, तो 1। तो यहाँ ये नहीं, sp2 हाइब्रिड कार्बन से जो डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन होती है, sp2 हाइब्रिड कार्बन से जो डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन होगी वो आपका अल्फा सी एच। यहाँ अल्फा सी एच कितना हुआ, तो 1, यहाँ 2 3, तो यहाँ 3 अल्फा सी एच हो गया। उस तरह से यहाँ पर आइए, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, ये आपका क्या, तो sp2 हाइब्रिड कार्बन है, sp2 हाइब्रिड कार्बन, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, ये कार्बोकेटायन। अब इस sp2 हाइब्रिड कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है वो अल्फा कार्बन हुई। तो इस अल्फा कार्बन पर कितना सी एच है, तो 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिखे, मतलब एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ अल्फा सी एच बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो 1 ही है। उसी तरह से यहाँ पर आइए, ये आपका क्या, तो sp2 हाइब्रिड कार्बन है, ये आपका क्या, तो sp2 हाइब्रिड कार्बन है। तो sp2 हाइब्रिड कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होती है, sp2 हाइब्रिड कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, ये आपकी अल्फा कार्बन होगी। ये sp2 हाइब्रिड कार्बन, ध्यान, इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है और एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर तो 3 ही दिख रहा, एक पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन के बैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखा है, उसका 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, ये कार्बोकेटायन। तो इसका जो sp2 हाइब्रिड कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है अल्फा कार्बन, sp2 हाइब्रिड कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, sp2 हाइब्रिड कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन पर कितना सी एच बॉन्ड होगा, तो 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं, मतलब यहाँ 2 सी एच होगी। इस अल्फा कार्बन पर कितना सी एच बॉन्ड, 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दिख रही है, मतलब 2 सी एच होगी। तो उसी तरह से इस कार्बन पर कितना होगा, तो ये 3 2 5 2 7, तो ये 7 अल्फा सी एच होगी, 7 अल्फा सी एच होगी जिसमें, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, ये कार्बोकेटायन है, ये sp2 हाइब्रिड, ध्यान, इस कार्बन की 2 बॉन्ड दिख रही है,
एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक बॉन्ड था लेकिन वो टूट करके लूट गया, तो मतलब 3 बॉन्ड तो दिख रहा, मतलब एक नहीं, मतलब एक हाइड्रोजन होगी। तो ये sp2 हाइब्रिड कार्बन। तो sp2 हाइब्रिड कार्बन से जो डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन होती है वो अल्फा कार्बन होती है। ये अल्फा कार्बन हो गई आपकी, ये आपकी अल्फा कार्बन हो गई। अब इस अल्फा कार्बन पर कितना CH बॉन्ड, तो इस कार्बन की 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दिख रही, मतलब 2 हाइड्रोजन छुपी हुई। इस कार्बन की 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दिख रही, मतलब 2 हाइड्रोजन छुपी हुई। तो यहाँ पर कितना अल्फा CH हो गई, तो यहाँ पर 4 अल्फा CH हो गई, यहाँ पर 4 अल्फा CH हो गई। ठीक है, अल्फा CH के कितना संख्या हो गया, तो 4 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर आइए, ये आपका क्या, तो कार्बन डेट के लिए sp2 हाइब्रिड कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है। तो sp2 हाइब्रिड कार्बन से जो डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन अल्फा कार्बन है, sp2 हाइब्रिड कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन अल्फा कार्बन है, sp2 हाइब्रिड कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन अल्फा कार्बन है। तो यहाँ अल्फा CH बॉन्ड की संख्या कितनी, तो 3 3 6 3 9, तो ये 9 अल्फा CH हो गई। उसी तरह से यहाँ पर आइए, ये क्या है, तो ये कार्बन रेडिकल है, ओबीसी sp2 हाइब्रिड कार्बन है। तो sp2 हाइब्रिड कार्बन से जो डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन अल्फा कार्बन है, तो ये आपकी अल्फा कार्बन हो गई, ये आपकी अल्फा कार्बन हो गई। ठीक है, आगे वाला बीटा गामा कहलाएगा। तो यहाँ पर कितना हुआ, तो 3, इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही, मतलब एक हाइड्रोजन छुपी होगी। तो यहाँ पर अल्फा CH कितनी हो गई, तो ये 4 हो गई। उस तरह से ये ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, तो sp2 हाइब्रिड कार्बन है, इससे जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है अल्फा कार्बन हो गया। sp2 हाइब्रिड का ध्यान, इस कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, कि यहाँ तो 2 ही तो दिख रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज दिखला रहा है कि इस कार्बन एक बॉन्ड बनाया था लेकिन वो बॉन्ड लूट के कोई ले गया। तो ऑब्वियसली इस कार्बन का कितना बॉन्ड है, तो 2, एक बॉन्ड तो लूट ही गया, लेकिन एक बॉन्ड और होगा जो हाइड्रोजन के साथ होगा। तो इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखा है, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखा है। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या होता था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय कार्बन। तो 3 कार्बन, तो sp2 हाइब्रिड कार्बन। तो sp2 हाइब्रिड कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, ये आपका क्या हुआ था, अल्फा कार्बन है। तो sp2 हाइब्रिड कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन। इस कार्बन, अब देखिए इस कार्बन पर क्या है, तो 3 बॉन्ड दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ पर एक अल्फा CH होगी। और ये आप जरा ध्यान दीजिए, इस कार्बन पर ये भी अल्फा कार्बन है आपका, ये भी क्या था आपका अल्फा कार्बन है, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन। लेकिन ध्यान रखिएगा, ब्रिज हेड की जो कार्बन होती है, अब देखिए ये ब्रिज हेड की जो कार्बन है, ब्रिज हेड की कार्बन हाफ पर कंजुगेशन में भाग नहीं लेगी। क्यों नहीं लेगा, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पर गया, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर या ये इधर चला गया, तो ब्रिज हेड कार्बन का हाइब्रिड स्टेट sp2 हो जाएगा, सेफ प्लेन है, मतलब ये तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में हो जाएंगे, जो संभव नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, ब्रिज हेड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ब्रिज हेड अल्फा CH डू नॉट, याद रखेंगे, डू नॉट टेक पार्ट in hyper conjugation, do not take part in hyper conjugation due to non planarship। कि क्यों नहीं टेक पार्ट करता हाइपर कंजुगेशन, बिकॉज ब्रिज हेड कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2 नहीं हो सकती है। अगर ये हाइड्रोजन इधर गया ना जी, तो इस कार्बन का हाइब्रिड स्टेट sp2 हो जाएगा, मतलब प्लेनर हो जाएगा, जो संभव ही नहीं है। तो ध्यान दीजिए, ब्रिज हेड जो CH है, CH बॉन्ड, ब्रिज हेड पर जो CH बॉन्ड होती है, डू नॉट टेक पार्ट इन हाइपर कंजुगेशन ड्यू टू नॉन प्लेनरशिप। तो ध्यान देखें, जो ब्रिज हेड की जो CH बॉन्ड होती है वो हाइपर कंजुगेशन में भाग नहीं लेगी, याद रखिएगा। ब्रिज हेड की जो CH हाइपर कंजुगेशन में भाग नहीं लेती है। तो ये यहाँ का जो CH भी हाइपर कंजुगेशन में भाग नहीं लेगा, यहाँ का भी नहीं लेगा, तो बेस ये CH लेगा, अल्फा CH लेगा। तो यहाँ पर अल्फा CH कितनी हो गई, यहाँ पर अल्फा CH 1 हुई। ये अल्फा CH हाइपर कंजुगेशन में भाग नहीं लेगा, क्यों, ड्यू टू नॉन प्लेनरशिप। अगर ये हाइड्रोजन भाग ले लिया तो इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2 हो जाएगी, मतलब प्लेनरशिप, मतलब ये कार्बन का जो तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में हो जाना चाहिए, जो कि संभव नहीं है ना। इस कारण से ध्यान रखेंगे, ये ब्रिज हेड आपको बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, ये 2 साइकिल, ये कहलाता है ब्रिज हेड, ये कहलाता है ब्रिज हेड। तो ब्रिज हेड की जो CH बॉन्ड होती है, वो हाइपर कंजुगेशन में भाग नहीं लेती है। अब यहाँ पर आइए, ये कार्बन रेडिकल है, ये कार्बन यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, ये कार्बन रेडिकल है, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है। तो sp2 हाइब्रिड कार्बन से जो डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है। sp2 हाइब्रिड कार्बन से जो डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन होता है अल्फा कार्बन कहलाता है। तो इस अल्फा कार्बन पर 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही, मतलब एक हाइड्रोजन छुपी हुई है। इस यहाँ पर क्या है, तो ये भी अल्फा कार्बन है,
sp2 हाइब्रिड कार्बन से जो डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, ये कार्बन रेडिकल है ना जी, ये sp2 हाइब्रिड होता है। तो ये कितना है, तो ये CH, ये CH, ये दिस। तो ध्यान दीजिए ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा, लेकिन ये ब्रिज हेड है, ये एक्चुअली क्या है, ब्रिज हेड है। ये क्या आपका, तो ब्रिज हेड है। तो ब्रिज हेड की जो CH होती है वो हाइपर कन्जुगेशन में भाग नहीं लेती है। ब्रिज हेड की जो CH है, ब्रिज हेड की जो CH है वो हाइपर कन्जुगेशन में भाग नहीं लेती ड्यू टू नॉन प्लेनरशिप। तो बेसिक ये CH हाइपर कन्जुगेशन भाग नहीं लेगी, है ना। यहाँ पर पूछा नंबर ऑफ अल्फा CH टेकिंग पार्ट इन हाइपर कन्जुगेशन, कह रहा है कितनी अल्फा CH हाइपर कन्जुगेशन में भाग लेगी। तो ध्यान दीजिए ब्रिज हेड की जो अल्फा CH होती है वो हाइपर कन्जुगेशन में भाग नहीं लेती है, तो ये नहीं लेगा, तो ये लेगा। तो यहाँ पर अल्फा CH कितनी हो गई, तो यहाँ अल्फा CH 2 हुई जो हाइपर कन्जुगेशन में भाग लेगी दिस। उसी तरह से ये कार्बोकैटान है, अल्फा CH, ये कार्बोकैटान sp2 हाइब्रिड है। तो sp2 हाइब्रिड कार्बन से, sp2 हाइब्रिड कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन होता है अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ऑब्वियसली ये भी अल्फा कार्बन, इसकी 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं, मतलब यहाँ पर अल्फा CH की संख्या कितनी हो गई, तो ये 7 दिस में, ये हो गई आपकी। तो फाइंड नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड टेकिंग पार्ट इन हाइपर कन्जुगेशन, कितनी अल्फा CH बॉन्ड हाइपर कन्जुगेशन में भाग लेगी, इसमें 4, इसमें 7, ये 3, ये 1 एंड सो ऑन। इसमें नोटिसेबल क्या हुआ आपके लिए, तो ध्यान रखिएगा ब्रिज हेड की अल्फा CH, ब्रिज हेड की CH बॉन्ड, मतलब ब्रिज हेड की कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड do not take part in hyper conjugation due to non planar set, ठीक है। now effect of hyper conjugation, हाइपर कन्जुगेशन की इफेक्ट, हाइपर कन्जुगेशन का प्रभाव। तो इफेक्ट ऑफ हाइपर कन्जुगेशन, हाइपर कन्जुगेशन की इफेक्ट, तो इफेक्ट ऑफ हाइपर कन्जुगेशन, हाइपर कन्जुगेशन की इफेक्ट। फर्स्ट वन ऑन स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, ऑन स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो आपने पढ़ा कि अल्कीन में, अल्कीन की जो अल्फा CH बॉन्ड है वह पाई बॉन्ड के साथ हाइपर कन्जुगेशन करता है। अल्कीन जिसकी हाइब्रिड स्टेट sp2 है, अल्कीन जिसमें कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2 है, वह हाइपर कन्जुगेशन करता है किसके साथ, अल्फा CH पर। तो अल्कीन में जब हाइपर कन्जुगेशन होती है, अल्कीन में जब हाइपर कन्जुगेशन होती है, जब अल्कीन की अल्फा CH बॉन्ड कन्जुगेशन करता है किसके साथ, तो पाई बॉन्ड के साथ। जो अल्कीन की अल्फा CH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर, अल्कीन की अल्फा CH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर, जब अल्कीन की अल्फा CH की इलेक्ट्रॉन पेयर कन्जुगेशन करता है किसके साथ, तो पाई बॉन्ड के साथ, तो क्या होती है, तो हाइपर कन्जुगेशन होने के कारण, मतलब अल्फा CH की जो इलेक्ट्रॉन पेयर है एडिशन कार्बन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में जब डिलोकलाइज हो जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी जो मॉलिक्यूल की है वो घटती है। तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि ड्यू टू हाइपर कन्जुगेशन इन अल्कीन, अल्कीन में हाइपर कन्जुगेशन होने से जो अल्कीन की पोटेंशियल एनर्जी घटती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। जितनी ज़्यादा हाइपर कन्जुगेशन होगी, कि हाइपर कन्जुगेशन किस में ज़्यादा होगी, तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड होगी, तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड होगी उतनी ज़्यादा हाइपर कन्जुगेशन होगी, मतलब उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी घटेंगी। तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के ऊपर हाइपर कन्जुगेशन की इफेक्ट क्या पड़ती है, तो जो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन होती है, 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 जो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन होती, जो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन होती है, जो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन होती वह डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, तो नंबर ऑफ अल्फा CH के, नंबर ऑफ अल्फा CH के। तो जितनी ज़्यादा अल्फा CH बॉन्ड होंगी अल्कीन में उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी घटेंगी, मतलब उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड होगी अल्कीन में उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी अल्कीन की घटेंगी, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आप जानते हैं कि जो स्टेबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल एनर्जी की। मतलब सिंपल कहिए कि वह अल्कीन जिसमें ज़्यादा अल्फा CH है उसमें उतनी ज़्यादा हाइपर कन्जुगेशन, जितनी ज़्यादा हाइपर कन्जुगेशन
अल्कीन की उतनी पोटेंशियल एनर्जी घटती चली जाएगी, तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। मतलब सिंपल वर्ड में कहें तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो नंबर ऑफ अल्फा सी एच बॉन्ड के। फॉर एग्जाम्पल जैसे राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग अल्कीन्स, राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग अल्कीन्स, इन सारे अल्कीन्स की स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। तो फर्स्ट वन इज CH3, ये CH2, ये CH, ये डबल बॉन्ड CH2। सेकेंड वन इज CH3, ये CH डबल बॉन्ड CH2। थर्ड वन ये CH3, ये CH, ये डबल बॉन्ड CH, ये CH3। ये फोर्थ वन ये CH3, ये CH, ये CH3, ये CH, ये डबल बॉन्ड CH2। करें इन सब अल्कीन की स्टेबिलिटी को आप बताइए, करें इन सब अल्कीन की स्टेबिलिटी को बताइए। तो अल्कीन की जो स्टेबिलिटी होती है, जो अल्कीन की स्टेबिलिटी होती है, ध्यान रखिएगा, जो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन होती है, जो स्टेबिलिटी होती है किसकी, तो अल्कीन की जो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो नंबर ऑफ अल्फा सी एच के। मतलब वह अल्कीन जिसमें ज़्यादा अल्फा सी एच बॉन्ड होगी उसमें उतनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगी, जितनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगी उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो रही है, ये अल्कीन है, ये अल्फा sp2 हाइब्रिड कार्बन है। अल्कीन की जो कार्बन होती है sp2 हाइब्रिड कार्बन होती है, अल्कीन की जो कार्बन होती है sp2 हाइब्रिड कार्बन होती है। तो sp2 हाइब्रिड कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होता है अल्फा कार्बन, उसके बाद वाला बीटा कार्बन। तो इस अल्फा कार्बन पर कितनी CH बॉन्ड है, तो 2 CH बॉन्ड है। तो यहाँ पर अल्फा CH बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई, तो ये 2 होगी। ऑब्वियसली अल्कीन की जो कार्बन होती है, अल्कीन की जो कार्बन होती है sp2 हाइब्रिड होती है। तो ऑब्वियसली ये sp2 हाइब्रिड कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है वो अल्फा कार्बन हुई। यहाँ पर अल्फा CH बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो यहाँ अल्फा CH बॉन्ड की संख्या 3 है, यहाँ अल्फा CH बॉन्ड की संख्या 3 है। उसी तरह से अल्कीन की जो कार्बन होती है वो sp2 हाइब्रिड होती है, अल्कीन की जो कार्बन होती है sp2 हाइब्रिड कार्बन होती है। उससे जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है अल्फा कार्बन, इधर भी डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन। यहाँ CH बॉन्ड की संख्या कितना, तो ये 3, ये 3 6, तो यहाँ पर अल्फा CH बॉन्ड कितनी होगी, तो ये 6 होगी। उस तरह से ये अल्कीन है, अल्कीन की जो कार्बन होती है sp2 हाइब्रिड होती है, अल्कीन की जो कार्बन होती है sp2 हाइब्रिड कार्बन। तो sp2 हाइब्रिड कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है अल्फा कार्बन है, उसके बाद वाला ये बीटा कार्बन कहलाएगा, बीटा कार्बन। तो यहाँ पर अल्फा CH बॉन्ड की संख्या कितनी होगी, तो इस अल्कीन में अल्फा CH बॉन्ड की संख्या 1 होगी। तो बेसिक जो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड के। मतलब वो अल्कीन जिसमें ज़्यादा अल्फा CH है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसलिए जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होंगी, इससे यहाँ पर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होंगी, यहाँ पर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएंगी वो क्या होगी, तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड है। तो किस में अल्फा CH बॉन्ड की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो थर्ड में 6 है। उसके बाद किस में है, तो सेकेंड वन में है। उसके बाद किसकी है, तो फर्स्ट वन है। उसके बाद किस में है, तो फोर्थ वन है, दिस वन। तो ध्यान रखेंगे जो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड के। ठीक है। नाउ अनदर एग्जाम्पल, राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग अल्कीन्स। करें इन सारे अल्कीन्स की स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग अल्कीन्स, इन सारे अल्कीन की स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। CH3 C CH3, CH3, CH3 CH3, उसी तरह से ये CH3 C CH3, CH3 C CH3, CH3 C C CH3,
राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग अल्कीन्स। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन है, जो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सीधी समानुपाती होती नंबर ऑफ अल्फा सीएच की। मतलब वह अल्कीन जिसमें जितनी ज्यादा अल्फा सीएच बॉन्ड होगी उतनी ज्यादा सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन होगी। जितनी ज्यादा सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन होगी अल्कीन की पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा घटेंगी। जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी अल्कीन की घटेंगी, जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी अल्कीन की घटेंगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सीधी समानुपाती होती है नंबर ऑफ अल्फा सीएच बॉन्ड की। मतलब वह अल्कीन जिसमें जितनी ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा सीएच बॉन्ड होगी, वह अल्कीन जिसमें जितनी ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा सीएच बॉन्ड होंगी उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगी। जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगी ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल की उतनी घटेगी। मतलब मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर्ड एनर्जी उतनी घटती जाएंगी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल के अंदर घटती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो यहाँ पर अल्फा सीएच कौन होता है? आप जानते हैं अल्कीन की जो कार्बन होती है sp2 हाइब्रिड होती है। तो sp2 हाइब्रिड कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, sp2 हाइब्रिड कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन अल्फा कार्बन, sp2 हाइब्रिड कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन अल्फा कार्बन। तो यहाँ अल्फा सीएच बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई? तो ये 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, तो ये 12 हो गई। उसी तरह से अल्कीन की जो कार्बन होती है sp2 हाइब्रिड होती है, अल्कीन की कार्बन sp2 हाइब्रिड होती है, उसे जो डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन अल्फा कार्बन, इधर कोई कार्बन आप है ही नहीं तो अल्फा कार्बन इधर नहीं है। तो यहाँ अल्फा सीएच बॉन्ड की संख्या कितनी? 3, 3, 6, 3, 9, तो ये 9 अल्फा सीएच हो गई। ऑब्वियसली यहाँ पर आइए, यहाँ पर कितनी है? तो ये ऑब्वियसली ये अल्कीन की जो कार्बन होती है sp2 हाइब्रिड होती है, अल्कीन की कार्बन sp2 हाइब्रिड होती है। तो sp2 हाइब्रिड कार्बन से जो डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन अल्फा कार्बन, इधर कोई कार्बन है ही नहीं। तो यहाँ पर अल्फा सीएच बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई? तो यहाँ पर 6 हो गई। अब यहाँ पर आइए इस अल्कीन में, इस अल्कीन की जो अल्फा कार्बन है ये अल्कीन है। तो अल्कीन की जो कार्बन होती है sp2 हाइब्रिड होती है, अल्कीन की कार्बन sp2 हाइब्रिड होती है से जो डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन होता है अल्फा कार्बन, sp2 अल्कीन की जो कार्बन होती है sp2 हाइब्रिड होती है से जो डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन अल्फा कार्बन, इधर कोई कार्बन है ही नहीं कि अल्फा सीएच होगी इधर। तो अल्फा सीएच बॉन्ड की संख्या यहाँ कितनी हो गई? तो यहाँ अल्फा सीएच होगी कितनी? तो 6। अब यहाँ पर आइए, यहाँ अल्फा सीएच कितनी है? तो ऑब्वियसली ये अल्कीन की जो कार्बन होती है sp2 हाइब्रिड होती है, अल्कीन की जो कार्बन होती है sp2 हाइब्रिड होती है, तो sp2 हाइब्रिड कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन अल्फा कार्बन है, यहाँ पर अल्फा कार्बन है। तो यहाँ पर अल्फा सीएच बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई? तो यहाँ पर अल्फा सीएच बॉन्ड की संख्या कितनी? तो 6। तो ऑब्वियसली इसीलिए यहाँ पर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होंगी, यहाँ पर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होंगी कहेंगे जी जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा सीएच बॉन्ड उसमें उतनी ज़्यादा सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन, जिसमें जितनी ज़्यादा सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन उस मॉलिक्यूल की उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अल्फा सीएच के। तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा सीएच बॉन्ड है उस अल्कीन में उतनी ज़्यादा सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन होगी। जितनी ज़्यादा सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन होगी उस मॉलिक्यूल की, उस अल्कीन की उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, किससे? तो सेकेंड से। अब सेकेंड की ज़्यादा होगी किससे? अब इन तीनों में तो सेम ही है, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ, इन सब में क्या है? तो अल्फा सीएच बॉन्ड की संख्या सेम है। तो अब जरा देखिए सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन मैंने आपको बताया था, जैसे ये CH3 है, ये आपका CH3 है, ये CH, ये डबल बॉन्ड CH2 है, ये अल्फा CH बॉन्ड इधर जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, फिर उसी तरह से अल्फा CH इधर आएगा, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, फिर उसी तरह से ये अल्फा CH इधर आएगा। मतलब यहाँ पर जो हाइपर कंजुगेशन का डायरेक्शन है वो इधर है, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन का डायरेक्शन इधर है। एक हाइपर कंजुगेशन दूसरी हाइपर कंजुगेशन को रेनफोर्स करा, जोड़ा। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन एक दूसरे को क्या कर रहा है? तो इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, एक दूसरे का अपोज कर रहा है। यहाँ भी क्या कर रहा? तो हाइपर कंजुगेशन एक दूसरे को क्या कर रहा है? तो अपोज कर रहा है। तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन एक दूसरे को क्या कर रहा है? रेनफोर्स। हाइपर कंजुगेशन क्या है? तो रेनफोर्समेंट हो रही है, हाइपर कंजुगेशन रेनफोर्समेंट हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे? हाइपर कंजुगेशन की क्या हो रही है? तो रेनफोर्समेंट। यहाँ पर रेनफोर्समेंट मतलब होता है एडिशन, रेनफोर्समेंट ये आप कह सकते हैं एडिशन। यहाँ एडिशन हो रही है किसकी? तो
तो ऑफ हाइपर कन्जुगेशन, ऑफ हाइपर कन्जुगेशन, ऑफ हाइपर कन्जुगेशन। तो यहां पर हाइपर कन्जुगेशन की क्या हो रही है, तो रेनफोर्समेंट हो रही है। हाइपर कन्जुगेशन की क्या हो रही है, रेनफोर्समेंट हो रही है। यहां पर हाइपर कन्जुगेशन की रेनफोर्समेंट हो रही है। यहां पर क्या हो रहा, तो हाइपर कन्जुगेशन एक दूसरे को अपोज कर रहा है। इन दोनों में क्या हो रहा, तो हाइपर कन्जुगेशन एक दूसरे को अपोज कर रहा है। यहां पर हाइपर कन्जुगेशन अपोजिट ईच अदर, जो हाइपर कन्जुगेशन का क्या हो रहा, तो अपोज हो रहा, तो अपोज यहां पर अपोज हो रहा है किसका, तो ऑफ हाइपर कन्जुगेशन। यहां पर हाइपर कन्जुगेशन की क्या हो रही है, तो अपोज कंजुगेशन, यहां पर हाइपर कंजुगेशन का अपोज हो रहा है। इसीलिए तो ये थर्ड में हाइपर कंजुगेशन एक दूसरे को रेनफोर्स कर रहा है, जोड़ रहा है। इसका मतलब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा घटेगी। इस कारण से तो इन आप लिखेंगे सिंस इन थर्ड क्या हो रहा, तो रेनफोर्समेंट ऑफ हाइपर कंजुगेशन टेकिंग प्लेस। रेनफोर्समेंट हो रही है किसकी, तो ऑफ हाइपर कंजुगेशन। सो इसीलिए जो स्टेबिलिटी होगी, जो स्टेबिलिटी होगी किसकी, जो स्टेबिलिटी होगी किसकी, तो थर्ड की ज्यादा होगी किससे, तो फोर्थ और फिफ्थ से। थर्ड की जो स्टेबिलिटी होगी ज्यादा होगी किससे, तो फोर्थ और फिफ्थ से। अब फोर्थ और फिफ्थ में, अब आगे आइए फोर्थ और फिफ्थ में। अब फोर्थ और फिफ्थ दोनों में हाइपर कंजुगेशन की अपोज हो रही है, तो जहां भी अपोज होगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा आपका। तो लेकिन अब जरा देखिए, लेकिन देखिए जो फिफ्थ की जो डायपोल मोमेंट होती है, देखिए यहां पर ये सिस फॉर्म है, दोनों सेम ग्रुप है, सेम साइड में, तो ये सिस फॉर्म कहलाती है। और यहां पर क्या आती है, ट्रांसफॉर्म है। तो सिंस जो डायपोल होती है किसकी, तो ट्रांसफॉर्म जो डायपोल मोमेंट होती है, डायपोल मोमेंट ऑफ पोलरिटी, यहां पर जो सिंस डायपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस इज लेसर देन सिस। अब जो ट्रांस की डायपोल मोमेंट है वो लेसर है सिस से, तो जिसकी डायपोल मोमेंट कम होती है उसमें पोलरिटी कम पैदा होती है, चार्जेज जो होता है वो कम पैदा होता है अपोजिट एंड पर। तो सिस की डायपोल मोमेंट ज्यादा है, इसका मतलब उसमें पोलरिटी ज्यादा पैदा होगी। तो इसमें पोलरिटी पैदा ज्यादा होती है, जिसमें प्लस माइनस चार्जेज ज्यादा पैदा होती हैं, उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। जिसमें चार्ज का डेवलपमेंट ज्यादा हो गया, जिस मॉलिक्यूल में पोलरिटी ज्यादा पैदा होती है, प्लस माइनस चार्ज की ज्यादा अराइज होता है, उसकी स्टेबिलिटी घट जाती है। आप स्टेबिलिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। तो बेसी डायपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस इज लेसर देन सिस। यहाँ पर जो ट्रांस का डायपोल मोमेंट है एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण ये इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा, तो एक दूसरे को डायपोल को कैंसिल कर देगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, मतलब इसकी डायपोल ऑलमोस्ट जीरो है। तो डायपोल ऑफ ट्रांस इज लेसर देन सिस। सो इसलिए तो जिसका डायपोल कम होता है उसमें पोलरिटी कम पैदा होती है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो डायपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस इज लेसर देन सिस। सो ऑब्वियसली जो ट्रांसफॉर्म है, सो ट्रांसफॉर्म इज लेस पोलर देन सिस। हेंस जो स्टेबिलिटी होगी किसकी, तो ट्रांस इज ग्रेटर देन, ट्रांस का ज्यादा होगा किससे, तो सिस से। तो ट्रांस की यहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी सिस से। क्यों, क्योंकि ट्रांस में एक डायपोल दूसरे को क्या करेगा, तो कैंसिल कर देगा, मतलब मॉलिक्यूल को ऑलमोस्ट नॉन पोलर बना देगा, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर नेट चार्ज ऑलमोस्ट जीरो पैदा होगी। तो इस कारण से जो ट्रांसफॉर्म की स्टेबिलिटी होती है ज्यादा होती है सिस से। अब देखिए यहां पर डायपोल मोमेंट एक दूसरे को रेनफोर्स कर रहा था, अपोज कर रहा था। यहां पर यहां पर हाइपर कंजुगेशन की रेनफोर्समेंट हो रही थी, और यहां पर हाइपर कंजुगेशन क्या हो रहा था, अपोज हो रहा था। तो जहां पर हाइपर कंजुगेशन की रेनफोर्समेंट हो रही है, एडिशन हो रही है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी घटती चली जाएंगी, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाएंगी। मतलब तीनों में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा इन दोनों से। अब इन दोनों में ट्रांसफॉर्म की जो डायपोल मोमेंट कम होती है सिस से, इसलिए इसमें पोलरिटी क्या होगी, तो कम पैदा होगी। तो पोलरिटी कम पैदा होगी इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो इसलिए जो ट्रांस की स्टेबिलिटी होगी ज्यादा होगी इससे, तो इसलिए ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, तो फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ, है ना, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होगी।
तो ध्यान रखेंगे जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड है वो ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है जी, ये कई बार पूछ चुका है जेई के अंदर, नीट में भी पूछा है इसे। तो बेसिक इन तीनों में सब में अल्फा CH सेम है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि हाइपर कन्जुगेशन रेनफोर्स करा, इन दोनों अपोज हो रहा। अब इन दोनों में जो डायपोल मोमेंट होती है ट्रांस की कम होती है cis से, तो जिसकी डायपोल मोमेंट कम उसमें पोलैरिटी कम पैदा होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल हुआ, इससे ज़्यादा होगा इससे। ओके, नाउ राइट another example. Write order of heat of combustion, या heat of hydrogenation और heat of hydrogenation of following alkenes. First one CH3CH double bond CH2. Second one CH3 ऐसे करते हैं। फर्स्ट वन CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH2CH CH3। थर्ड वन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 and fourth one CH3CH. Write order of heat of combustion या heat of hydrogenation of following alkenes. इन सारे अल्कीन की heat of combustion और heat of hydrogenation ऑर्डर लिखिए। तो पहली पॉइंट तो heat of combustion और heat of hydrogenation अल्कीन की क्या होती है। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको आएगा कि हीट ऑफ कंबसन क्या होती है। हीट ऑफ कंबसन क्या होती है? हीट ऑफ कंबसन क्या है? तो किसी भी कंपाउंड के 1 मोल को कंप्लीटली बर्न कर दीजिए एक्सेस ऑक्सीजन में। किसी भी कंपाउंड के 1 मोल को कंप्लीटली बर्न कर दीजिए एक्सेस ऑक्सीजन में। किसी भी कंपाउंड के 1 मोल को बर्न कर दीजिए एक्सेस ऑक्सीजन में। उसके कारण जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं हीट ऑफ कंबसन। तो हीट ऑफ कंबसन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज कंप्लीटली बर्न्ड इन एक्सेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबसन। तो 1 मोल कंपाउंड को कंप्लीटली बर्न कर दीजिए एक्सेस ऑक्सीजन। 1 मोल कंपाउंड लीजिए, उसको कंप्लीटली बर्न कर दिया एक्सेस ऑक्सीजन में, उसके कारण जो हीट निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? तो हीट ऑफ कंबसन कहते हैं। तो कौन सी कंपाउंड ज्यादा हीट देगा, कौन सी कंपाउंड ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा? तो वह कंपाउंड जिसमें मोर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, वह कंपाउंड जिसके पास एनर्जी स्टोर्ड होगी वही तो। अगर किसी कंपाउंड को जलाइएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो कौन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा? तो जिसके पास ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड होगी। बेसिक अगर किसी को पकड़ के पैसे मेरे को दो, पैसे मेरे को दो, तो जिसके पास पैसे होंगे वही तो देगा। बिल्कुल उसी तरह से जिस मॉलिक्यूल के पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा स्टोर्ड होगी वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो कौन सी मॉलिक्यूल के पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी? तो जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब वो ज्यादा रिलीज करेगा। मतलब जो एनर्जी रिलीज होती है वह इनवर्सिव प्रोपोर्शन होती है। किसके? तो स्टेबिलिटी के। तो जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी वो ज्यादा एनर्जी रिलीज देगा, और जिसकी स्टेबिलिटी
ज़्यादा हुई वो कम एनर्जी रिलीज करेगा। तो बेसिक ध्यान दीजिए, जो पहले हीट ऑफ कंबसन है क्या, तो इसका डिफिनेशन में ऐसे थर्मोकेमिस्ट्री ने बताया कि नहीं कि अगर छूटा तो प्लेलिस्ट में जाइए, थर्मोकेमिस्ट्री में जाइए, पढ़ जाइए इसको। हीट ऑफ कंबसन क्या है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, amount of heat released when 1 mole of compound, 1 mole of a compound is completely burnt in excess oxygen is called heat of combustion, is called heat of combustion, is called heat of combustion। तो heat of combustion क्या है, the amount of heat released when 1 mole of a compound is completely burned in excess oxygen is called heat of combustion। 1 मोल कंपाउंड को completely burn कर दिया जाए excess oxygen में, उसके कारण जो हीट रिलीज होती है वह कहलाता है हीट ऑफ कंबसन। तो कौन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, तो जिसके पोटेंशियल एनर्जी कम हो, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। तो जो हीट ऑफ कंबसन होती है, जो हीट ऑफ कंबसन होती है, जो हीट ऑफ कंबसन होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल एनर्जी के। मतलब जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी वही तो एनर्जी देगा, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। मतलब आप कह सकते हैं जो कम स्टेबल हुआ, जो कम स्टेबल रहा उसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो कम स्टेबल रहा उसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। मतलब जिसकी स्टेबिलिटी कम वो ज्यादा हीट रिलीज करता है। ठीक है, या आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखिए, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है, तो एक और देख लीजिए, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है, तो हाइड्रोजन की एडिशन। तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ unsaturated, 1 mole of unsaturated, 1 mole of unsaturated, 1 mole of an unsaturated compound is completely hydrogenated, is completely hydrogenated, completely hydrogenated to saturated compound, to saturated compound, saturated compound is called heat of hydrogenation, is called heat of हाइड्रोजिनेशन। तो 1 मोल कंपाउंड में तब तक हाइड्रोजन जोड़िए जब तक वह सेचुरेट नहीं कर जाए। तो जब हाइड्रोजन जोड़ेंगे किसी भी कंपाउंड में, जब बॉन्ड बनेगी किसी कंपाउंड में, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, मतलब एनर्जी रिलीज करेगा। तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज कंप्लीटली हाइड्रोजनेटेड। जैसे यहां पर 1 मोल कंपाउंड को जलाइए, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराइए, यहां पर 1 मोल कंपाउंड को आप हाइड्रोजन से जोड़िए, तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो कौन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, तो जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी। मतलब कौन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, तो जिसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। किसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होता है, जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल एनर्जी। जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है वही ज्यादा हीट देगा, चाहे आप कंबशन कराइए चाहे हाइड्रोजनेशन कराइए। जिसके पास एनर्जी ज्यादा स्टोर्ड है तो उसकी आप जलाइए चाहे उसमें हाइड्रोजन जोड़िए, वही ज्यादा एनर्जी देगा। तो हीट ऑफ कंबशन की या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल एनर्जी की, और पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी की। मतलब जिसकी स्टेबिलिटी कम वो ज्यादा एनर्जी देगा, जिसकी स्टेबिलिटी कम, अगर ये कम हुआ तो ये ज्यादा हुआ तो कम। तो यहां पर इसलिए
यहाँ अगर आपसे पूछा जाए स्टेबिलिटी ऑर्डर, यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखिए, तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन अभी जैसा आपने पढ़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा सी एच के। तो इसमें कितनी अल्फा सी एच है, तो अल्कीन का जो कार्बन होता है sp2 हाइब्रिड होता है, लेकिन ना आगे कार्बन है ना पीछे कार्बन है, मतलब अल्फा सी एच बॉन्ड ही 0 है। यहाँ अल्कीन, ये अल्कीन है, अल्कीन का जो कार्बन होता है sp2 हाइब्रिड होता है, इसे जो डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा उसके बाद वाला बीटा, तो यहाँ अल्फा सी एच कितना है, तो 2 है, अल्फा सी एच यहाँ 2 है। यहाँ पर देखिए ये अल्कीन की जो कार्बन होती है sp2 हाइब्रिड होती है, इसे जो डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन होते हैं अल्फा कार्बन, तो यहाँ अल्फा सी एच की संख्या कितनी है, तो अल्फा सी एच यहाँ 3 है। यहाँ पर देखिए अल्कीन की जो कार्बन होती है, ये अल्कीन की जो कार्बन होती है sp2 हाइब्रिड होती है, इसे जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है अल्फा कार्बन है, तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ अल्फा सी एच की संख्या कितनी हो गई, तो यहाँ अल्फा सी एच 3 इधर 3 यहाँ, तो 6। तो जिसमें ज़्यादा अल्फा सी एच उसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो ऑब्वियसली यहाँ स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, तो फोर्थ की ज़्यादा हो जाएगी किससे, तो थर्ड से, थर्ड की ज़्यादा होगी सेकेंड से, ज़्यादा फर्स्ट। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा वो कम एनर्जी देगा। इसलिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसलिए यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और हीट ऑफ कंबसन की जो ऑर्डर हो गई, इसलिए यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या कंबसन और कंबसन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और कंबसन की जो ऑर्डर हो जाएंगी, ऑर्डर क्या होगी, तो जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा वो कम आपको एनर्जी देगा, क्योंकि उसके पास कम एनर्जी स्टोर होती है। स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी में इनवर्स रिलेशनशिप होती है जी, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी कम स्टोर होगी, तो चाहे उसको जलाइए चाहे उसमें हाइड्रोजन जोड़िए, कम एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसलिए सबसे कम एनर्जी रिलीज करेगा, ये सबसे ज़्यादा कौन करेगा, तो फर्स्ट, क्योंकि ये सबसे कम स्टेबल है, तो फर्स्ट की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और हीट ऑफ कंबसन ज़्यादा होगी सेकेंड से, सेकेंड की ज़्यादा होगी थर्ड से, थर्ड की ज़्यादा होगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो ध्यान रखेंगे, करा था कि राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर, करा राइट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबसन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ फॉलोइंग अल्कीन। तो हीट ऑफ कंबसन क्या है, the amount of heat released when one mole of compound is completely burned in excess oxygen is called heat of combustion। एक मोल किसी भी कंपाउंड के एक मोल को लीजिए, उसे कंप्लीटली ऑक्सीजन में बर्न कर दी, उसके कारण जो हीट रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबसन। तो कौन कंपाउंड ज्यादा एनर्जी देगा, जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, तो हीट ऑफ कंबसन डायरेक्टली होगी पोटेंशियल एनर्जी की, और पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी की, मतलब जिसकी स्टेबिलिटी कम है उसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसलिए हीट ऑफ कंबसन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी के। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज कंप्लीटली हाइड्रोजनेटेड टू सैचुरेटेड कंपाउंड। मतलब एक मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड में तब तक हाइड्रोजन जोड़िए जब तक वो सैचुरेट नहीं कर जाए, मतलब सारा का सारा पाई वन सिग्मा वन में कन्वर्ट हो जाए, उसमें जो हीट रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो कौन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, तो जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी। किसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, तो जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी, मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके स्टेबिलिटी के। ठीक है, now effect of hyperconjugation on bond length of alkene। the effect of hyperconjugation, effect of hyperconjugation on कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन अल्कीन। अल्कीन में कार्बन कार्बन के बॉन्ड लेंथ के ऊपर हाइपर कन्जुगेशन की इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ हाइपर कन्जुगेशन ऑन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन अल्कीन। आपको मैंने बताया कि अल्कीन में हाइपर कन्जुगेशन होने से अल्कीन में सिग्मा पाई हाइपर कन्जुगेशन होने से अल्कीन में सिग्मा पाई हाइपर कन्जुगेशन होने से जो अल्कीन की जो डबल बॉन्ड होती है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज होती है। तो ड्यू टू हाइपर कन्जुगेशन इन अल्कीन, अल्कीन में हाइपर कन्जुगेशन होने से जो अल्कीन की डबल बॉन्ड होती है सिंगल बॉन्ड में चेंज करती है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर घटता है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर घटा, दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या अगर बार बार घटे तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी। इसका मतलब जितनी ज्यादा अल्फा सी एच बॉन्ड होंगी उतनी ज्यादा बार कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर अल्कीन में है वो घटेगा,
मतलब उतनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाएंगी। तो ध्यान रखेंगे, तो ड्यू टू हाइपर कन्जुगेशन, ध्यान रखें, ड्यू टू ऑलरेडी इसे डिस्कस कर रखे हैं पहले, तो ड्यू टू हाइपर कन्जुगेशन, ड्यू टू सिग्मा पाई हाइपर कन्जुगेशन, ड्यू टू सिग्मा पाई हाइपर कन्जुगेशन, ड्यू टू सिग्मा पाई हाइपर कन्जुगेशन इन अल्कीन, कन्जुगेशन इन अल्कीन, ऑब्वियसली जो बॉन्ड ऑर्डर होती है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ अल्कीन, जो बॉन्ड ऑर्डर अल्कीन की होती है गेट डिक्रीजेज, जो बॉन्ड ऑर्डर अल्कीन की होती है डिक्रीज करती है, एंड हेंस बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, एंड हेंस बॉन्ड लेंथ ऑफ अल्कीन इंक्रीजेज। मतलब जितनी ज़्यादा हाइपर कन्जुगेशन होगी उतनी ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर घटेगी, और जितनी ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर घटेगी बॉन्ड लेंथ उतनी ज़्यादा होगी। आप जानते हैं जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ क्या होता, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियर टू बॉन्ड यूनिट। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ घटती है, लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर घटे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। तो जो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर। तो वी करें ड्यू टू सिग्मा पाई हाइपर कन्जुगेशन अल्कीन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ अल्कीन गेट डिक्रीजेज एंड हेंस बॉन्ड लेंथ ऑफ अल्कीन गेट इंक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ ऑफ अल्कीन गेट इंक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ ऑफ अल्कीन गेट इंक्रीजेज। मतलब सिंपल आप कहें तो इसका मतलब दैट इज जो बॉन्ड लेंथ होती है, जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो नंबर ऑफ अल्फा सीएच के। तो जितनी ज़्यादा अल्फा सी बॉन्ड लेंथ ऑफ अल्कीन, अल्कीन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अल्फा सीएच की। जितनी ज़्यादा अल्फा सीएच होगी उतना सिग्मा पाई हाइपर कन्जुगेशन होगा, उतनी ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर घटेगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपसे कहा जाए कि राइट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, राइट, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, राइट, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑर्डर इन फॉलोइंग अल्कीन्स, राइट, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑर्डर इन फॉलोइंग अल्कीन्स, इन फॉलोइंग अल्कीन्स करा, इन सारे अल्कीन्स में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ ऑर्डर लिखिए। तो फर्स्ट वन इधर CH2 डबल बॉन्ड CH2, सेकेंड वन इधर CH3 CH2, ये CH ये डबल बॉन्ड CH2, थर्ड वन दैट इज CH3 ये CH ये डबल बॉन्ड CH2, एंड फोर्थ वन इट इज CH3 ये CH ये डबल बॉन्ड CH ये CH3। सब में ये अल्कीन, सब का सब अल्कीन है। करें ऑब्वियसली अगर ये एक्स एंगस्ट्रम है, ये बाई एंगस्ट्रम है, ये जेड एंगस्ट्रम है, और ये अगर कुछ मान लेते हैं अल्फा एंगस्ट्रम या पी एंगस्ट्रम, करें इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, अब एक्स बड़ा होगा कि बाई की जेड की पी। तो ध्यान दीजिए जितनी ज़्यादा अल्फा CH बॉन्ड होती हैं उतनी ज़्यादा सिग्मा पाई हाइपर कन्जुगेशन होंगी, जितनी ज़्यादा सिग्मा पाई हाइपर कन्जुगेशन होगी बॉन्ड ऑर्डर उतनी घटेंगी, मतलब बॉन्ड लेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिए हाइपर कन्जुगेशन अल्फा CH की संख्या इसमें कितनी है, तो ये अल्कीन की जो कार्बन होती है sp2 हाइब्रिड, इससे जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होता है अल्फा कार्बन, तो यहाँ पर अल्फा CH बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो 0 है। ये अल्कीन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होती है अल्फा कार्बन, यहाँ अल्फा CH बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो 2 है। यहाँ पर अल्फा CH कितना है, तो ये 2 है। यहाँ पर ये अल्कीन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होती है, अल्कीन का जो कार्बन होता है sp2 हाइब्रिड होता है, तो sp2 हाइब्रिड कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन है, तो अल्फा CH बॉन्ड की संख्या यहाँ कितनी होगी, तो ये 3 होगी। ऑब्वियसली अल्कीन की जो कार्बन होती है sp2 हाइब्रिड होती है, तो sp2 हाइब्रिड कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन यहाँ पर अल्फा कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिड कार्बन इससे जो डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन है, तो यहाँ अल्फा CH बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई, तो ये 6 हो गई। तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड उतनी ज़्यादा सिग्मा पाई हाइपर कन्जुगेशन, जितनी ज़्यादा सिग्मा पाई हाइपर कन्जुगेशन वहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, 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 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बार बार चेंज करेगा, तो बॉन्ड की लेंथ तो अपने आप बढ़ते चली जाएंगी। मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किस में होगा, इसीलिए जो बॉन्ड लेंथ होगी, जो बॉन्ड लेंथ किस में ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ जो ऑर्डर होगी, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर इन जो अल्कीन होगी वो किस में सबसे ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली फोर्थ वन में सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें सिग्मा पाई हाइपर कन्जुगेशन ज़्यादा है, किससे, तो थर्ड से, थर्ड में ज़्यादा, सेकेंड से ज़्यादा, फर्स्ट से। जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा CH के, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा CH होगी उतनी ज़्यादा सिग्मा पाई हाइपर कन्जुगेशन होगी, जितनी ज़्यादा सिग्मा पाई हाइपर कन्जुगेशन होगी उतनी बॉन्ड ऑर्डर घटेंगी, तो जितनी ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर घटेंगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेंगी।
तो ये इफेक्ट हुआ किसका, तो हाइपर कन्जुगेशन का ऑन स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन एंड ऑन हीट ऑफ कंबशन, ऑन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ऑन बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन अल्कीन। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इफेक्ट ऑफ हाइपर कन्जुगेशन ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन रेडिकल। ठीक है जी, तो आज रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, बाय।